रात को पुलिस को बीकन हिल्स हाई स्कूल से एक 911 डिस्ट्रेस कॉल आता है। जब डेप्यूटी तारा वहां इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो देखती है कि कोई एक लाश को घसीट के लॉकर रूम तक ले जा रहा है। जब वो उसका पीछा करती है तो उनको शावर के नीचे अपनी खुद की डेड बॉडी दिखती है। ये देख के वो बहुत डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी डोराक एकदम से उन पर पीछे से अटैक कर उनको मार देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिडिया को ऐसी फीलिंग आती है कि स्कूल में कुछ बुरा होने वाला है। वो एलिसन के साथ स्कूल जाती है और स्कॉट और स्टाइल्स को भी वहां बुला लेती है। लिडिया को डर है कि उनको स्कूल में डोराक के विक्टिम की एक और डेड बॉडी मिलेगी, क्योंकि जब भी लिडिया को वो वियर्ड फीलिंग आती है तब तब ऐसा ही होता है। वो हिप्नोटिक स्टेट में आके खुद ही क्राइम सीन तक पहुंच जाती है। इस बार भी लिडिया की फीलिंग सही साबित होती है और उनको स्कूल के बाहर डेप्यूटी तारा की डेड बॉडी मिलती है। नेक्स्ट डे शेरिफ अपनी टीम के साथ स्कूल में तारा की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो साइल्स को बताते हैं कि अब और भी FBI ऑफिशियल्स इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इस बार उस सीरियल किलर ने एक पुलिस ऑफिसर को टारगेट किया है। साइल्स तारा की मौत का अफसोस करता है। वो एक अच्छी औरत थी और जब भी साइल्स अपने डैड से मिलने पुलिस स्टेशन आता था तो तारा उसकी मैथ्स होमवर्क में हेल्प करती थी। नेक्स्ट सीन में एलिसन अपने घर पर होती है। अभी पिछले कुछ दिनों में बीकन हिल्स में जो डेथ्स हुई हैं उनको ऑनर करने के लिए स्कूल में एक मेमोरियल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज होता है। क्रिस एलिसन से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ उस कॉन्सर्ट में चलेगी। एलिसन झूठा बहाना बना के मना कर देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही क्रिस वहां से चले जाते हैं एलिसन भी घर से बाहर किसी तरह के मिशन पर जाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके रूम की विंडो के पास कोई घुसपैठिया है, पर वो आइजैक होता है। स्कॉट ने उसको भेजा है। एलिसन आज स्कूल नहीं आई थी तो स्कॉट को उसकी चिंता होने लगी थी कि वो ठीक तो है ना। एलिसन आइजैक को कहती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। आइजैक कहता है कि उसको पता है, यहाँ तक कि उसको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि एलिसन खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। स्कूल में मिस ब्लेक अपनी क्लास को इडियम्स और मेटाफोर्स के बारे में पढ़ा रही होती है। क्लास के दौरान लिडिया एक पेपर पर एक बड़े से ट्री की ड्राइंग कर रही होती है। मिस ब्लेक उसकी ड्राइंग स्किल से इम्प्रेस होकर कहती हैं कि वो एक अच्छी आर्टिस्ट है। नेक्स्ट सीन में एडन ईथन को फटकार लगाता है कि उसको अब डैनी के साथ हैंग आउट करना बंद कर देना चाहिए। उन दोनों ने उस स्कूल में एडमिशन सिर्फ स्कॉट और उसके दोस्तों पर नजर रखने के लिए लिया था, ना कि उनसे सच्ची में दोस्ती करने के लिए। एडन को पता है कि ईथन सच में डैनी से प्यार करने लगा है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर कल को ड्यूकेलियन ने उसको डैनी को मारने को कहा तो ईथन क्या करेगा? ड्यूकेलियन से लड़ेगा या उसका ऑर्डर फॉलो करेगा? ईथन बात पलटते हुए कहता है कि अगर ड्यूकेलियन ने एडन को ऑर्डर दिया कि जाओ अपने भाई ईथन को मार दो तो एडन क्या करेगा? ईथन को मार देगा। एडन कहता है कि वो ये सब ईथन की भलाई के लिए ही बोल रहा है। वो ईथन को वार्न करता है कि अगर ईथन ने डैनी को डेट करना बंद नहीं किया तो एडन डैनी को मार देगा, ताकि ये चैप्टर ही क्लोज हो जाए। स्कॉट को लगता है कि हो सकता है कि जो भी वो डोराक है वो कभी अल्फा पैक का एडवाइजर हो। मे बी अल्फा पैक को डोराक की रियल आइडेंटिटी पता हो। स्कॉट इस बारे में ईथन से पूछना चाहता है। उसको भरोसा है कि ईथन उनकी हेल्प करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है एडन। उनको एडन को ईथन से थोड़ी देर के लिए दूर करना होगा ताकि स्कॉट ईथन से अकेले में बात कर पाए। इसीलिए स्कॉट और साइल्स प्लान बनाते हैं कि लिडिया थोड़ी देर के लिए एडन को डिस्ट्रैक्ट करके ईथन से दूर ले जाएगी, ताकि वो दोनों ईथन से अकेले में बात कर सकें। प्लान के अकॉर्डिंग लिडिया एडन को अपने साथ एक रूम में ले जाती है एंड दे स्टार्ट मेकिंग आउट। एडन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बॉयड के मर्डर के बाद से लिडिया उसको अवॉइड कर रही थी। अपनी सफाई में एडन कहता है कि बॉयड का खून काली ने किया है। एडन तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। और वैसे भी लिडिया को क्यों बॉयड की मौत का इतना बुरा लग रहा है? क्या वो भूल गई है कि एक टाइम पर बॉयड लिडिया को मारने वाला था जब उसको लगता था कि लिडिया कैनेमा है? लिडिया कंफ्यूज हो जाती है कि ये एडन को कैसे पता, लेकिन इससे पहले कि वो एडन से इस बारे में कुछ पूछ पाए उनको बाहर से कुछ आवाज आती है। कोई वेयरवुल्फ अपने पंजों से उस कमरे के दरवाजे की विंडो पर रिवेंज का स्पाइरल साइन बना देता है। उन दोनों को लगता है कि वो डेरिक है, लेकिन वो कोरा होती है और एडन पर अटैक कर देती है। स्कॉट और साइल्स ईथन से अकेले में बात करते हैं। ईथन को लगा था कि बॉयड के मर्डर के बाद वो लोग उससे कभी बात नहीं करेंगे। स्कॉट कहता है कि उसको पता है कि ईथन को बॉयड के मर्डर का अफसोस है और वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। स्कॉट को भरोसा है कि ईथन दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। स्कॉट ईथन से अल्फा पैक और उनके ड्रूइड एडवाइजर्स के बारे में पूछता है तो ईथन उसको और साल्स को अपनी स्टोरी सुनाता है।
अल्फा बनने से पहले ईथन और एडन अपने पहले वाले पैक में ओमेगा वेयरवुल्व्स थे। उनका पैक सीरियल किलर्स से भरा था। उनका पैक का अल्फा और बाकी के पैक मेंबर्स ईथन और एडन को बुरी तरह ट्रीट करते थे और उनको अब्यूज करते थे। फिर डुकेलियन उन दोनों भाई की लाइफ में आया। डुकेलियन ने उनको हौसला दिया, यहाँ तक कि ये तरीका भी सिखाया कि कैसे वो दोनों भाई एक साथ मर्ज होकर एक जायंट वेयरवुल्फ बन सकते हैं। इसके बाद ईथन और एडन ने अपने पूरे पैक और अल्फा को मार दिया और खुद अल्फा बन के डुकेलियन का पैक ज्वाइन कर लिया। ईथन बताता है कि काली, एनिस और ईथन और एडन के पिछले पैक के जो ड्रूड एडवाइजर्स थे वो मर चुके हैं। सिर्फ डुकेलियन के पिछले पैक का ड्रूड एडवाइजर अभी भी जिंदा है। इससे पहले कि ईथन और कुछ बता पाए, उसके सीने में एकदम से दर्द होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरा एडन पर अटैक कर रही है और क्योंकि ईथन और एडन ट्विंस हैं, तो ईथन एडन का पेन फील कर सकता है। दूसरे रूम में कोरा और एडन अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। एडन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो एक चीज से कोरा के सर पर जोर से वार करता है। लिडिया उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडन उसकी भी नहीं सुनता। वो दोबारा कोरा पर वार करने लगता है, लेकिन तभी स्कॉट, साइल्स और ईथन वहां आ जाते हैं और ईथन एडन को पकड़ लेता है। वो उसको वार्न करता है कि काली ने डेरिक को नेक्स्ट फुल मून तक का अल्टीमेटम दिया है और तब तक वो लोग डेरिक या उसके पैक के किसी भी मेंबर को हार्म नहीं कर सकते हैं। एडन गुस्से में कहता है कि कोरा ने उस पर पहले अटैक किया था। फिर एडन की नज़र लिडिया पर पड़ती है। जिस तरह से वो एडन को देख रही होती है विद एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, एडन को अपनी ही हरकत पर शर्म आती है और ईथन उसको वहां से ले जाता है। साइल्स नोटिस करता है कि कोरा के सर पर गहरी चोट लगी है। स्कॉट कहता है कि कोरा को ऐसे एडन पर अटैक नहीं करना चाहिए था। कोरा बहुत गुस्से में होती है और स्कॉट, साइल्स और लिडिया पर चीखने लगती है कि अल्फा पैक उनके लोगों को मारते जा रहे हैं और कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग बस मर्डर्स होने के बाद क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। बॉयड कोरा का दोस्त था और कोरा उसकी मौत का बदला लेना चाहती है। इसके बाद कोरा गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन साइल्स भी उसके पीछे जाता है ताकि वो उसको घर तक लिफ्ट दे सके, क्योंकि कोरा को चोट लगी है। एलिसन के घर पर वो आइजैक के साथ अपनी थ्योरी डिस्कस करती है। उसको डर है कि उसके पिता क्रिस या तो खुद ड्राक हैं या तो उसके साथ मिले हुए हैं। वो आइजैक को अपने डैड के ऑफिस में वो मैप दिखाती है जिस पर क्रिस ने मार्किंग्स की हुई हैं। एलिसन कहती है कि उसके डैड को कैसे पता कि ड्राक अपने नेक्स्ट विक्टिम्स को कहाँ मारने वाला है। उनको ड्रूइड्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसके डैड भी इन सब मर्डर्स की प्लानिंग में शामिल हैं। तभी आइजैक नोटिस करता है कि उस मैप के नीचे डेस्क पर एक पैटर्न बना है। वो दोनों उस मैप को हटाते हैं तो देखते हैं कि डेस्क पर वही ड्रूइड्स का 5 नॉट वाला सिंबल बना है जो हमने लास्ट एपिसोड में ड्रूइड्स के सीक्रेट ट्री पर बना देखा था। एलिसन उस सिंबल पर ब्लैक लाइट मारती है तो देखती है कि हर एक नॉट पर एक वर्ड लिखा है, वर्जिन्स, वॉरियर्स, हीलर्स, फिलोसोफर्स और गार्जियंस। ये सब वही कैटेगरीज हैं जिनके लोगों को ड्राक ने अब तक मारा है, बस फिलोसोफर्स और गार्जियंस बचे हैं। एलिसन कॉल करके ये बात साइल्स को बताती है। क्योंकि लास्ट मर्डर एक पुलिस ऑफिसर का हुआ था तो एलिसन को लगता है कि ड्राक अब गार्जियंस को टारगेट कर रहा है। साइल्स के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए वो साइल्स को वार्न करती है कि उसको अपने डैड को प्रोटेक्ट करना होगा। मे बी उसको उनको सब सच बता देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि डेरिक मिस ब्लेक यानी कि जेनिफर से मिलने स्कूल के बाहर आता है। जेनिफर उसको देख के खुश हो जाती है। उसको डेरिक की बहुत फिक्र हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि इविल ट्विंस ईथन और एडन तो स्कूल में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डेरिक उसको अश्योर करता है कि जेनिफर अब सेफ है। अल्फा पैक अब उसको हार्म नहीं करेगा। डेरिक विल मेक श्योर ऑफ इट। जेनिफर कहती है कि काश वो डेरिक के साथ ऐसे ही और समय बिता सकती, लेकिन आज रात स्कूल में एक मेमोरियल कॉन्सर्ट है जो जेनिफर ने ही ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए उसको जाना होगा। स्कॉट मिस मोराल से मिलने जाता है। अब क्योंकि इस समय मिस मोराल अल्फा पैक की एडवाइजर है तो स्कॉट को शक है कि कहीं वो ड्राक वही तो नहीं है जो डुकेलियन के कहने पर ये सब मर्डर्स कर रही है। मिस मोराल बताती है कि डुकेलियन को ड्राक में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मिस मोराल डुकेलियन को एडवाइस देकर उसको ज़्यादा एग्रेसिव होने से रोकती है ताकि वो स्कॉट और उसके फ्रेंड्स को हार्म ना करे, और स्कॉट उसी पर शक कर रहा है। वो कहती है कि डुकेलियन को बस एक चीज़ में इंटरेस्ट है, वो है ट्रू अल्फा। या तो स्कॉट ट्रू अल्फा बन के डुकेलियन का पैक ज्वाइन करेगा, नहीं तो डुकेलियन स्कॉट से दूसरे वेयरवुल्फ का मर्डर करवा के उसका पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि स्कॉट कभी ट्रू अल्फा ना बन पाए, क्योंकि एक खूनी कभी भी ट्रू अल्फा नहीं बन सकता है। स्कॉट कहता है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ना तो स्कॉट ट्रू अल्फा बनेगा और ना ही डुकेलियन का पैक ज्वाइन करेगा।
मिस मोराल कहती हैं कि स्कॉट अभी नादान है, उसको ये नहीं पता है कि डुकेलियन कितना चालाक है। जब तक स्कॉट अपनी नेक्स्ट चाल चलेगा, डुकेलियन अपनी 10 चाल चल देगा। फिर हम देखते हैं कि एक हिस्ट्री टीचर अकेले में क्लासरूम में कुछ हिस्ट्री फैक्ट्स लिख रहा होता है। जब वो पलट के दोबारा बोर्ड को देखता है तो देखता है कि बोर्ड पर वो 5 नॉट सिंबल बना है और तभी एकदम से ड्राक उसको किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद लिडिया अपने हिप्नोटिक स्टेट में वहां आती है और उस सिंबल के एक नोट में 2 लिख देती है। जब वो होश में आती है तो उसको रियलाइज होता है कि जरूर ड्राक ने उनके हिस्ट्री टीचर को किडनैप कर लिया है। तभी लिडिया वहां पर आ गई है। लिडिया इस बारे में मिस ब्लेक और स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है, लेकिन मिस ब्लेक उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि उनके हिस्ट्री टीचर बस मिसिंग है, उनको किसी ने किडनैप नहीं किया है। लिडिया कहती है कि वो सच बोल रही है, उसको पता है क्योंकि वो साइकिक है। मिस ब्लेक उसकी बातों पर हंसने लगती हैं। तो लिडिया कहती है कि साइकिक ना सही पर वो कुछ तो है, तभी उसके साथ ये सब हादसे हो रहे हैं। ईथन और स्कॉट क्लास के बाहर से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ड्राक ने एक पुलिस ऑफिसर को मारा और अब एक टीचर को, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। साइल्स कोरा के साथ अपने घर जाता है और अपने डैड को भी वहीं बुलाता है। उसने तय किया है कि वो अपने डैड को सब सच बता देगा और वो यही करता है, अपने डैड को सब कुछ बता देता है। स्कॉट का वेयरवुल्फ बनना, पीटर का अल्फा बनना, जैक्सन का कैनिमा बनना और फिर अल्फा पैक और ड्राक का बीकन हिल्स में आना। इतना सब कुछ जानने के बाद शेरिफ को लगता है कि स्टाइल्स उनके साथ मजाक कर रहा है और उनको फिक्शनल स्टोरी सुना रहा है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए स्टाइल्स कोरा को उसके डैड के सामने वेयरवुल्फ बनने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि कोरा ऐसा कर पाए, अपने सर पर लगी चोट के कारण वो बेहोश होकर गिर जाती है और शेरिफ और स्टाइल्स उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। एलिसन को मैसेज से पता चलता है कि उनके हिस्ट्री टीचर को ड्राक ने किडनैप कर लिया है। उसको अभी भी शक है कि ये सब उसके डैड ही कर रहे हैं, इसलिए वो उस मैप में बनी मार्किंग से एक लोकेशन का पता लगाती है जहां ड्राक अपने नेक्स्ट विक्टिम को मारेगा। वो जगह एक पुराना पावर प्लांट होती है। एलिसन और आइजैक वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि ड्राक ने उनके हिस्ट्री टीचर को वहीं बांधा है। उनको वहां ड्राक की भी एक झलक दिखती है। एलिसन और आइजैक अपने टीचर की हेल्प करने आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनको पीछे से क्रिस की आवाज आती है कि नीचे झुको। क्रिस ड्राक पर गोलियां चलाने लगते हैं और ड्राक वहां से भाग जाता है। वो लोग उस हिस्ट्री टीचर की हेल्प करने जाते हैं तो देखते हैं कि ड्राक ने उसको ऑलरेडी मार दिया है। एलिसन कॉल करके ये बात स्कॉट को बताती है कि ड्राक गार्जियंस को नहीं बल्कि टीचर्स को टारगेट कर रहा है। तभी साइल्स को याद आता है कि डेप्यूटी तारा भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले एक टीचर थी। इसके बाद क्रिस एलिसन पर गुस्सा करते हैं कि अगर आज वो ऐसे वहां नहीं आती तो क्रिस ड्राक को पकड़ लेते। एलिसन कहती है कि उसके डैड पिछले 2 महीने से झूठ बोल रहे थे, बातें छुपा रहे थे कि वो ड्राक को ट्रैक कर रहे हैं और अब एलिसन पर गुस्सा कर रहे हैं। क्रिस कहते हैं कि झूठ तो पिछले कई हफ्तों से एलिसन भी उनसे बोल रही है। तभी आइजैक उन दोनों बाप बेटी को शांत होने को कहता है, अभी उनके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। स्कूल में आज रात एक मेमोरियल कॉन्सर्ट है जहां ज्यादातर टीचर्स होंगे। ड्राक का नेक्स्ट विक्टिम भी वहीं होगा, इसलिए उनको जल्दी से स्कूल जाना चाहिए। साइल्स और शेरिफ कोरा को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। साइल्स फिर से अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि वेयरवुल्फ सच में होते हैं, लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, जिससे साइल्स को गुस्सा आ जाता है। उसके डैड सिर्फ उसकी बातें सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं और ना ही साइल्स की बातों को सच मान रहे हैं। अगर शेरिफ उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो कभी ये केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी बीकन हिल्स में सालों से अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हो ही रहे हैं। क्या शेरिफ को कभी शक नहीं हुआ कि उन सब इंसिडेंट्स के पीछे कोई सुपरनैचुरल रीजन भी हो सकता है? साइल्स कहता है कि अगर उसकी मॉम आज जिंदा होती तो वो उसकी बातों पर जरूर भरोसा करती। स्कूल में वो मेमोरियल कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला होता है। डैनी भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। कॉन्सर्ट से पहले ईथन डैनी को वार्न करता है कि अगर कॉन्सर्ट के दौरान कुछ भी गड़बड़ हो तो वो सबसे पहले ईथन के पास आ जाए। एडन भी दूर से ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है पर ईथन को कुछ नहीं बोलता। स्कॉट और लिडिया भी स्कूल आ जाते हैं। लिडिया कहती है कि वो हर बार मर्डर होने के बाद ही क्राइम सीन पर पहुंचती है, लेकिन इस बार वो पहले आ गई है ताकि वो स्कॉट की उस किलर को ढूंढने में हेल्प कर सके। हॉस्पिटल में कोरा को होश आता है तो वो देखती है कि डेरिक उसके पास ही बैठा है। वो कहता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और अब उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। स्टाइल्स की बातें सुनने के बाद शेरिफ को कुछ शक होता है और वो मेलिसा के पास जाते हैं और उससे 10 साल पुराने एक केस की हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मांगते हैं। शेरिफ को शक है कि वो पुराना केस इस नए सीरियल किलर से कनेक्टेड है। मेलिसा शेरिफ को वो फाइल ढूंढ के देती है। वो फाइल एक औरत की होती है जिसका नाम जेन डो था। 10 साल पहले जेन बहुत ही जख्मी हालत में पुलिस को जंगल में मिली थी। उसके पूरे फेस और बॉडी पर पंजों के निशान थे।
मेलिसा बताती है कि जब हॉस्पिटल में जेन का इलाज हो रहा था तो अचानक से 100 से भी ज़्यादा बर्ड्स हॉस्पिटल की विंडो से टकराने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग मास सुसाइड कर रहे हैं। शेरिफ कहते हैं कि वो सुसाइड नहीं, सैक्रिफाइसेस थे। शायद कोई उन बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा था। अब शेरिफ को भी यकीन हो गया है कि स्टाइल्स सच बोल रहा था। स्कूल में लिडिया को एडन के फ़ोन से मैसेज आता है कि लिडिया उसको एक क्लासरूम में आके मिले। लिडिया उस क्लासरूम में जाती है तो उसको वही चैंट सुनाई देने लगते हैं जो डराक से रिलेटेड हैं। तभी मिस ब्लेक एकदम से आके लिडिया के सर पर कुछ मार देती है और लिडिया बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि मिस ब्लेक ने उसको बांध रखा है। हमें पता चलता है कि मिस ब्लेक यानी कि जेनिफर ही वो डराक है। जेनिफर कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है उस टाउन और सबकी भलाई के लिए ही कर रही है। वो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस ज़रूरी हैं, इसी तरीके से अल्फा पैक को रोका जा सकता है। लिडिया को अंदाज़ा भी नहीं है कि अल्फा पैक कितना खतरनाक है। जेनिफर तो बस उस शहर को अल्फा पैक से बचाना चाहती है। जेनिफर कहती है कि वो लिडिया को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन लिडिया को बहुत कुछ पता चल गया है, इसलिए अब उसका मरना ज़रूरी है। इसके बाद जेनिफर एक कॉर्ड से लिडिया का गला घोटने लगती हैं। खुद को बचाने के लिए लिडिया बहुत ज़ोर से चीखती है और हम देखते हैं कि उसकी चीख इतनी पावरफुल है कि वो सभी को सुनाई देती है। स्कॉट, आइजैक, एडन, ईथन, यहाँ तक कि डेरिक जो कि हॉस्पिटल में है, उसको भी लिडिया की चीख सुनाई देती है। लिडिया की ये पावर देख के जेनिफर चौंक जाती है और लिडिया को बताती है कि लिडिया को खुद भी नहीं पता है कि वो कितनी अद्भुत क्रिएचर है। लिडिया एक बैंशी है। स्कूल के ऑडिटोरियम में हम देखते हैं कि पहले तो वो कॉन्सर्ट नॉर्मल चलता है, लेकिन फिर अचानक से वहाँ डराक के चैंट्स वाला म्यूजिक प्ले होने लगता है। सब लोग डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इतना डरावना म्यूजिक क्यों बज रहा है। फिर उनकी पियानो टीचर पियानो को इतनी ज़ोर से बजाने लगती है कि उस पियानो का एक स्ट्रिंग टूट के उनके गले में लग जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इसी के साथ डराक का एक और ह्यूमन सैक्रिफाइस पूरा हो जाता है। ये देख के सब लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। आलिसन नोटिस करती है कि उनके पियानो टीचर के मुंह से एक तरह का ब्लैक लिक्विड और मिसलटो निकल रहा है। क्लासरूम में जेनिफर दोबारा लिडिया का गला घोटने लगती है, लेकिन तभी शेरिफ वहां आ जाते हैं और जेनिफर की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हैं। जेनिफर उनकी तरफ एक चाकू फेंक के मारती है जो शेरिफ के कंधे में लग जाता है। तभी स्कॉट वहां आता है। वो शेरिफ के सामने अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आके जेनिफर से लड़ने लगता है, लेकिन जेनिफर ज़्यादा पावरफुल है और स्कॉट को जख्मी कर देती है। स्टाइल्स भी वहां पर आ जाता है, लेकिन जेनिफर अपनी पावर से दरवाजे के आगे एक डेस्क करा देती है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है और स्टाइल्स क्लासरूम के अंदर नहीं आ पाता। शेरिफ दोबारा अपनी गन जेनिफर पर पॉइंट करते हैं। वो कहते हैं कि उनको पता है कि जेनिफर वही जेन डो है जिसकी बॉडी उनको 10 साल पहले जंगल में मिली थी। जेनिफर कहती है कि हाँ वो वही है। वो शेरिफ की तरफ बढ़ने लगती है। शेरिफ उसके पाँव पर गोली चलाते हैं, लेकिन जेनिफर पर कुछ असर नहीं होता और उसका घाव खुद ही हील हो जाता है। इसके बाद जेनिफर अपनी ड्राक वाली फॉर्म में आती है और शेरिफ को किडनैप करके क्लासरूम की विंडो के थ्रू भाग जाती है। स्टाइल्स फाइनली क्लासरूम के अंदर आ पाता है और उसको रियलाइज होता है कि अब उसके पिता की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।